अभी हम पढ़ेंगे क्रॉन बुक का मध्यकालीन इतिहास। चलिए चलते हैं। मध्यकालीन भारत का इतिहास जाने। प्रारंभिक मध्यकालीन भारत, उत्तर भारत और दक्कन तीन राज्यों का यानी कि 8वीं से 10वीं सदी तक। चलिए जान लेते हैं। कहता है कि 7वीं सदी में हर्ष के साम्राज्य के पतन के बाद, जब हर्ष का साम्राज्य का विनाश खत्म हो गया, पतन हो गया, तब जाकर के भारत पतन के बाद जो था उत्तर भारत, दक्कन और दक्षिण भारत में अनेक साम्राज्य का उत्पन्न हुए। इनमें पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट प्रमुख थे। अब पाल साम्राज्य के बारे में। पाल साम्राज्य की स्थापना 750 ईस्वी में गोपाल ने किया था। पाल वंश संस्थापक कौन था? गोपाल किया था। गोपाल ने अपने नियंत्रण में बंगाल का एकीकरण किया और मगध तक को अपने अधीन में ले लिया। गोपाल ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय जो बिहार शरीफ में है उसकी स्थापना किया था। अब आ गया था का धर्मपाल। इस 770 ईस्वी से 810 ईस्वी इसके शासनकाल में कन्नौज पर नियंत्रण के लिए पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में धर्मपाल विजय हुआ। अब आ गया था देवपाल। देवपाल ने अपना नियंत्रण प्रयाग, ज्योतिषपुर यानी कि असम और उड़ीसा के कुछ भागों पर स्थापित किया। पाल शासक बौद्ध ज्ञान, विज्ञान एवं धर्म के संरक्षक थे। पाल शासक जो था बौद्ध धर्म के ज्ञान, विज्ञान एवं धर्म के संरक्षक थे। धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुत्थान किया और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, जहां बद्रियान शाखा की पढ़ाई होती थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में बद्रियान शाखा की पढ़ाई थी। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अंतरक्षित और दीपांकर ने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। गुजराती कवि रोड ढल ने धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि दी थी। और आगे चलता है प्रतिहार। कहता है कि विद्वानों के अनुसार प्रतिहार गुर्जरों के वंशज थे, इसलिए उन्हें गुर्जर प्रतिहार भी कहा जाता है। अब आगे है आपका नागभट्ट प्रथम 730 से 756 ईस्वी, या गुर्जर प्रतिहार वंश संस्थापक था। नागभट्ट प्रथम, इसकी आरंभिक राजधानी भनीमाल में थी। नागभट्ट द्वितीय 800 से 833 ईस्वी में, इसने पाल शासक धर्मपाल की सेना को मुंगेर के समीप पराजित किया। इन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया, लेकिन यह राष्ट्रकूट नरेश गोविंद तृतीय से पराजित हुआ। अब आगे है मिहिर भोज। अब आगे आपका मिहिर भोज जान लेते हैं। मिहिर भोज प्रथम 836 से 885 ईस्वी, इस वंश का सबसे महान शासक कौन था? मिहिर भोज, पाल वंश। इसने कन्नौज को अपना प्रतिहार भोज प्रतिहार सबसे प्रतापी महत्वपूर्ण शासक कौन था? मिहिर भोज था। इसने कन्नौज को पुनः अपनी राजधानी बनाया। वह अपने समकालीन राजाओं जैसे कि पाल शासक देवपाल एवं राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से पराजित हुआ। मिहिर भोज वैष्णव मतावलंबी था और उसने आदि बारह और प्रभास जैसी उपाधियां धारण की। इसका महत्वपूर्ण लेख ग्वालियर से मिला। महेंद्रपाल प्रथम 885 से 909 ईस्वी, इसने प्रतिहार साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखा। इसके दरबार में राजशेखर निवास करते थे, जो उसके राजगुरु भी थे। राजशेखर की रचनाएं कपूर मंजरी, काव्य मीमांसा, हरविलास, भुवन कोश, बाल रामायण, ये सभी हैं। राजशेखर की रचना कौन कौन है? कपूर मंजरी, काव्य मीमांसा राजशेखर, हरविलास राजशेखर, भुवन कोश राजशेखर, बाल रामायण राजशेखर। कहता कि अमल सूदी जो 915 से 916 ईस्वी में बगदाद से भारत आया था, इन्होंने प्रतिहार शासकों की शक्ति एवं प्रतिष्ठा का वर्णन किया। वह प्रतिहार राज्य को अलग जुर्ज कहा। राष्ट्रकूट वंश संस्थापक दंती दुर्ग था, जिसने सोलापुर के पास मानखेड़ या मलखेड़ को अपनी राजधानी बनाया था। ध्रुव इस वंश का एक महान शासक था, जिसने कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा लिया था। अब आगे है आपका अमोघ वर्ष। एक अन्य प्रतिहार शासक था जिसने 64 वर्ष तक राज किया। वह जैन मतावलंबी था। उसने कविराज मार्ग नामक कन्नड़ ग्रंथ की रचना की। इंद्र तृतीय एवं बल्लभराज अन्य प्रसिद्ध शासक थे। कृष्ण तृतीय अंतिम प्रभावशाली शासक थे। आगे है जो मालवा के परमारो और बेगी के पूर्वी चालुक्यों के साथ युद्धरस्त रहा। इसने चोल राजा परंटक को 949 में जो था ना पराजित किया। राष्ट्रकूट राजा
कृष्ण वन ने एलोरा और कैलाश मंदिर बनवाया था। अब आगे है 9वीं से 12वीं सदी तक कौन? चोल साम्राज्य जान लेते हैं। चोल साम्राज्य का संस्थापक विजयालय था। चोल राज्य का संस्थापक कौन था? विजयालय था, जो पहले पल्लवों का समान था। उसने 850 ईस्वी में तंजावुर पर कब्जा किया और उसने अपनी राजधानी बनाया। यहाँ उसने निशुम्भसुदेवी देवी का मंदिर बनाया। विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। कौन? विजयालय ने। आदित्य प्रथम 871 से 907 ईस्वी। 1871 में 871 में विजयालय के पुत्र आदित्य प्रथम ने चोल राजगद्दी संभाली। उसने चोल साम्राज्य को पल्लवों से मुक्त करवाया। उसने कावेरी नदी के तट पर एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया। परांतक प्रथम 907 से 955 ईस्वी, यह आदित्य प्रथम का पुत्र था। इसने पांड्य शासक राजा राजसिंह द्वितीय को पराजित कर मथुरा को जीता। उस उपलक्ष्य में उसने मधुरांतक एवं मधुराकोड की उपाधि धारण की। राजराज प्रथम 985 से 1014 ईस्वी। 1985 में प्रांतक द्वितीय यानी कि सुंदर चोल जिसको कहता था का पुत्र अरिमोलिवर्मन प्रथम, उपनाम था इसका राजराज वन, चोल शासक बना। तंजौर अभिलेख से उसके युद्ध अभियानों का वर्णन मिलता है। उसने केरल राज्य पर आक्रमण कर केरल के शासक भास्कर रविवर्मन को पराजित किया। इस उपलक्ष्य में उसने कांडलूर और सालेक कलम मरुत की उपाधि धारण की। अपनी नौसेना के उपयोग से उसने श्रीलंका की राजधानी अनुराधापुर पर आक्रमण कर वहां के नरेश महेंद्र पंचम को पराजित किया। उसने सिंहल राज था जो मालवा के परमारों और बेगी के पूर्वी चालुक्यों के साथ युद्धरत रहा। इसने चोल राजा परंटक वन को 949 ईस्वी में पराजित किया। राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने एलोरा और कैलाश मंदिर बनवाया था। क्या था? उसने सिंह राज्य का नाम कहते हैं कि मामुंडी चोल मंडलम रखा और पोलोनरूबा को इसकी राजधानी बनाया तथा उसका नाम जगन्नाथ मंगलम रखा। वह शैव धर्मावलंबी था और उसने शिवपाद शेखर की उपाधि ग्रहण की। उसके द्वारा निर्मित तंजौर का राजेश्वर मंदिर द्रविड़ स्थापकला का द्वितीय उदाहरण है। राजेंद्र प्रथम 1014 से 44 ईस्वी। राजेंद्र प्रथम ने अपने पिता राजराज प्रथम को भांति साम्राज्यवादी शासक था। उसने समस्त श्रीलंका को चोल साम्राज्य में मिला लिया था। राजेंद्र प्रथम ने बंगाल के शासक महिपाल को पराजित किया। उसने उत्तरी पूर्वी पराजित राजाओं को गंगा जल से भरे कलश अपनी राजधानी गंगैकोंड चोलपुरम लाने को कहा और उसने चोलगंग नामक तालाब में एकत्रित करवाया। इस उपलक्ष्य में उसने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की। चोलकालीन शासन प्रणाली। चोल शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक थी। चोल शासकों की प्रारंभिक राजधानी उरैयूर थी। विजयालय ने तंजौर की अपनी राजधानी बनाया। चोल राजतंत्र का राजा वंशानुगत आधार पर सत्ताधारी होता था। राजा चोल शासन व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी होता था। चोल शासकों की प्रशासनिक इकाई मंडलम प्रांत था, कोट्टम कमिश्नरी था, नाडु जिला था, कुर्रम ग्रामों का संघ था। मंडलम प्रांत, कोट्टम कमिश्नरी, नाडु जिला और कुर्रम ग्रामों का संघ था। अब आगे है चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में बटा था। चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में बटा था जिसे मंडलम कहा जाता था। मंडलम प्रशासन से लेकर के ग्राम प्रशासन तक शासकीय कार्यों में सहायता हेतु स्थानीय सभाएं थी। नट्टम नाडु की स्थानीय सभा थी। नट्टम जो थी नाडु की स्थानीय सभा थी। नगस्तार नगर की अस्थायी सभा। श्रेणी व्यवसायियों की सभा। पूग शिल्पियों की सभा। चोल काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू उनकी स्थानीय ग्रामीण संस्थान व्यवस्था थी। चोल केंद्रीय पदाधिकारी में उच्च पदाधिकारियों को पेशनंदरम तथा निम्न कोटि के अधिकारियों को सेरुत्रम कहा जाता था। आगे है
कहता है कि उर एक सामान्य प्रकार की ग्राम सभा थी जिसमें ग्राम, पुर या नगर दोनों सम्मिलित थे। इनकी कार्यकारिणी समितियां की आलुंगनम कहा जाता था। इसका प्रमुख कार्य था अपने प्रतिनिधियों से दस्तावेजों के मसौदा तैयार करवाकर उसे लिपिबद्ध करना था। सभा जो था यह मूल रूप से ग्रहारों तथा ब्राह्मण बस्तियों की संस्था थी। इसे पुरुगुरी कहा जाता था। इसके सदस्यों को पेरूम कलम कहा जाता था। नगरम यह व्यापारी समुदाय सभा थी। चोल काल में प्रमुख कर आयम राजस्व था। मरम जज्जाडी उपयोगी वृक्ष कर, ठीक। कड़मय सुपारी की बगात पर कर। मनईरई गृह कर। कढ़ईरई व्यापारिक प्रतिष्ठान कर। कड़ईमय था लगान, एवं कड़ईमय था उस सुपारी की बागवत पर कर। और गंगनमय लोहार, कुम्भकार, बढ़ई आदि के पेशे पर लगाने वाला कर, ठीक। आगे है राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी बरितपोतगक कहलाता था। भूमि कर उपज का 1/3 था। चोल कला की धातु मूर्तियों में नटराज, शिव का कांस्य मूर्तियां सर्वाधिक उल्लेखनीय हैं। कुछ अन्य छोटे राजवंश। भिल्लम पंचम को यादव राजवंश को स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। उसने दक्षिणी महाराष्ट्र एवं उत्तरी कोंकण में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। सिंहल द्वितीय एक पराक्रमी शासक था जिसने होसियल राज्य पर आक्रमण किया था। महादेव अम्मन, रामचंद्र, कुछ अन्य राजा थे। मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। मलिक काफूर ने देवगिरी पर आक्रमण कर अंतिम शासक शंकर देव को मार दिया और वहां पर प्रशासक बन गया। काकतीय राजवंश। रुद्रदेव प्रथम काकतीय शासक था। गणपति इस राजवंश का शक्तिशाली शासक था, ठीक। रुद्रम्बा देवी को 1269 के दुग्गी अभिलेख में गणपति की पट्टोटगृति बताया गया। उसने स्वतंत्र शासक के रूप में 1261 में सत्ता संभाली। प्रतापरूढ़ काकतीय वंश का अंतिम शासक था। होसियल राजवंश। विष्णुवर्धन के एक विस्तृत एवं शक्तिशाली होसियल राजवंश की स्थापना की। इनकी राजधानी द्वार समुद्र में थी। हेलीविड बोलते हैं। बल्लाल तृतीय इस राजवंश का अंतिम शासक था। मलिक काफूर ने द्वार समुद्र पर कब्जा कर लिया। इससे बल्लाल तृतीय को उसे संधि करनी पड़ी। अब आगे है राजपूत 800 से 1200 ईस्वी। राजपूत को काल के बारे में जानेंगे। हर्ष की मृत्यु के बाद राजपूतों का उदय हुआ। इसने 8वीं शताब्दी में उत्तरी तथा पश्चिमी भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गढ़वाल राठौर वंश। गढ़वाल वंश की स्थापना यशोविग्रह ने की थी। इसका पुत्र महिषचंद्र एवं महत्वपूर्ण शासक था। चंद्रदेव यह महिषचंद्र का पुत्र था जिसे उत्तर भारत में महमूद की अनुपस्थिति में राष्ट्रकूट राजा गोपाल को हराया। इसकी राजधानी बनारस थी। चंद्रदेव ने मुस्लिमों पर तरुच्छ दंड नाम कर लगाया जो उनसे होने वाले युद्ध पर आने वाले खर्च के लिए लिया जाता था। गोविंद चंद्र। इसके शासन में कन्नौज ने अपनी ख्याति पुनः स्थापित की। इसके मंत्री लक्ष्मीधर ने कानूनों और प्रक्रिया पर कृतीय यानी कि कल्पतरु की रचना की। जयचंद यह इस वंश का अंतिम शासक था। पृथ्वीराज तृतीय इसका समकालीन था। चंद्रबरदाई एवं पृथ्वीराज रासों के अनुसार पृथ्वीराज तृतीय ने जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था। मोहम्मद गौरी ने 1194 में चंदावर के युद्ध में जयचंद को मार डाला था। अब दूसरा का है चाहमन वंश, चौहान वंश। वासुदेव ने चौहान वंश की स्थापना की। इसकी राजधानी अहिछत्र थी। अजयराज ने अजमेर की स्थापना कर अजमेर को चौहानों की राजधानी बनाई। अजयराज के बाद अर्नोराज शासक बना। इसने पुष्कर में 12 मंदिर का निर्माण करवाया। विग्रहराज फोर यह
अर्नोराज का पुत्र था, जिसे बिसल देव भी कहा जाता है। इसने हरिकेल नामक संस्कृत नाटक की रचना की। इसके दरबारी कवि सोमदेव थे। सोमदेव ने क्या किया? सोमदेव ने ललित विग्रह की रचना की। विग्रहराज फोर ने अजमेर में एक संस्कृत मठ का निर्माण करवाया, जिसे आज 2.5 दिन का झोपड़ा के नाम से जाना जाता है। 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। इसकी दीवारों पर ललित विग्रहराज की पंक्तियाँ आज भी उत्कीर्ण हैं। पृथ्वीराज चौहान तृतीय यानी कि 1178 से 82 ईस्वी में इसने चंदेल राजा परमार्दिदेव को पराजित किया। इसको राय पिथौरा भी कहा जाता। चंद्रवरदाई जैनक इनके दरबारी कवि थे। जैनक ने पृथ्वीराज विजय की रचना की। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी से युद्ध किया। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ। इसमें मोहम्मद गौरी पराजित हुए थे। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था। इसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज तृतीय को पराजित किया और इससे मार डाला। इस युद्ध के बाद चौहान की शक्ति समाप्त हो गई और तुर्क राज की स्थापना हुई। सोलंकी वंश। गुजरात के सोलंकी ये चालुक्य वंश का संस्थापक मूल राज प्रथम था। इसकी राजधानी अनहिलवाड़ यानी कि अहिल पाटन थी। भीम प्रथम इसके काल में महमूद गजनी से गुजरात के सोमनाथ मंदिर से अथाह संपत्ति लूटी। आबू के दिलवारा जैन मंदिर का निर्माण भीम प्रथम के सामंत बीमल ने करवाया था। जयसिंह सिद्धराजा इस धारा के परमार शासक यशोवर्मन को युद्ध में बंदी बना लिया। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र जयसिंह के दरबार में निवास करते थे। इसने सिद्धपुर में रुद्र महाकाल का भव्य मंदिर बनवाया। मूलराज द्वितीय इसके काल में मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण हुआ, जिसमें उसे पराजय मिली। यह गौरी की भारत में पहली पराजय थी। भीम द्वितीय इस वंश का अंतिम शासक था। अब आगे है मोढेरा का सूर्य मंदिर, बड़ोदरा के निकट का है। मोढेरा का सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी शासनकाल में हुआ था। परमार वंश। मालवा के परमार वंश की स्थापना उपेंद्र यानी कि कृष्णराज ने की थी। धारा परमार वंश की राजधानी थी। राजा भोज इस वंश का महत्वपूर्ण शासक था, जिसने अपनी राजधानी उज्जैन से बदलकर धारा कर दी थी। राजा भोज की उपाधि कविराज थी। उसने भोज चंपू, श्रृंगार प्रकाश, शब्दानुशासन आदि पुस्तकों की रचना की। उसने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर की स्थापना की। चंदेल वंश। नन्नुक ने खजुराहो के समीप बुंदेलखंड में चंदेल वंश की स्थापना की। बागपति का पुत्र जयशक्ति एक प्रसिद्ध शासक था और चंदेल राज उसी के नाम से जेजाक भुक्ति के नाम से जाना जाता था। चंदेल अपनी कला के लिए विश्वविख्यात। चंदेल कला के केंद्र हैं कालिंजर यानी उत्तर प्रदेश तथा खजुराहो छतरपुर जिला मध्य प्रदेश। ठीक। चंदेलों ने खजुराहो में करीब 30 मंदिरों का निर्माण करवाया। ये मंदिर जैन ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। यहाँ एक भी बौद्ध मंदिर का निर्माण नहीं हुआ। राजा धंग द्वारा निर्मित विश्वनाथ मंदिर खजुराहो का सबसे अलंकृत मंदिर है। धंग ने जिन्नानाथ एवं बैद्यनाथ मंदिर का भी निर्माण करवाया था। कंदरिया महादेव मंदिर जो है एक अन्य प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक। आगे कलचुरी चेदी वंश। चेदी के कलचुरी ने अपनी राजधानी मध्य प्रदेश के जबलपुर के निकट त्रिपुरी में बनाई थी। कोक्कल प्रथम इस वंश का पहला राजा था। एक अन्य शासक युवराज के दरबार में राजशेखर ने कुछ समय तक निवास किया। कर्णदेव इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था, जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की और त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की। उसने बनारस में कर्णमेख नामक शैव मंदिर का निर्माण करवाया। विजय सिंह इस वंश का अंतिम शासक था। अब आगे जाता है भारत पर अरबों का आक्रमण कैसे हुआ, वो बारे जानेंगे। अरब खलीफा अल वाजिद के आदेश पर मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में मकरान के रास्ते स्थल मार्ग से सिंध पर हमला किया। यह हमला सर्वप्रथम देवल यानी कराची पर हुआ, जिसमें देवल का पतन हुआ। और उसके बाद कासिम ने चाच के बेटे दाहिर
पर हमला कर मुल्तान तक के इलाकों पर विजय प्राप्त की। दाहिर राबौर के युद्ध में मारा गया। सिंध पर कासिम के आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य इस्लाम का प्रचार, भारत की आर्थिक संपन्नता एवं साम्राज्य विस्तार की लालसा थी। अब आगे है भारत पर तुर्कों का आक्रमण। भारत भूमि में अंदर तक प्रवेश पाने का श्रेय गजनी वंश के सुल्तान महमूद को जाता है, लेकिन भारत में राज स्थापित करने का श्रेय सनसबनी वंश में मोहम्मद गौरी को जाता है। अब आगे है महमूद गजनी 998 से 1030 ईस्वी। यमनी वंश आगे है यामनी वंश, जिसने महमूद गजनी के नाम से पुकारा जाता था, ईरान के शासकों की एक शाखा थी। अल्पतगीन ने इस वंश का एक स्वतंत्र राज स्थापित किया। बाद में उसके दामाद सुबुक्तगीन ने गद्दी संभाली। सुबुक्तगीन के समय से गजनी और हिंदू शाही राज्य का जो था राज का लंबा संघर्ष आरंभ हुआ, जो सुल्तान महमूद के समय तक चलता रहा और जिसका अंतिम परिणाम हिंदू शाही राज का नष्ट हुआ। सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद 1908 में महमूद 27 वर्ष की अवस्था में गजनी के तख्त पर बैठा और 1030 ईस्वी तक शासन करता रहा। उसने 1000 ईस्वी से लेकर के 1027 ईस्वी तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया। कौन? महमूद गजनी। महमूद के आक्रमण का कारण, वह भारत में इस्लाम धर्म की प्रतिष्ठा को स्थापित करना चाहता था। उसका प्रमुख उद्देश्य भारत की संपत्ति लूटना था। उसका राजनीतिक उद्देश्य पड़ोस के हिंदू राज को नष्ट करना और यश की लालसा भी महमूद के आक्रमणों का कारण थी। महमूद का प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में था। उसका दूसरा आक्रमण 1001 में हिंदू राजा जयपाल के विरुद्ध था। पेशावर के युद्ध में जयपाल पराजित हुआ और उसने आत्मदाह कर लिया। जयपाल का शासन काबुल एवं पंजाब क्षेत्र में था और बेहंद उसकी राजधानी थी। 1009 ईस्वी में महमूद ने जयपाल के पुत्र आनंदपाल को पराजित किया। 1014 ईस्वी में उसने थानेश्वर को लूटा। महमूद 1018 ईस्वी में कन्नौज पर आक्रमण कर लिया। ठीक, आगे चलकर उसने मथुरा व वृंदावन पर आक्रमण किया और अपार संपत्ति लूटी। 1025 ईस्वी में महमूद ने सोमनाथ मंदिर गुजरात पर आक्रमण कर भव्य शिव मंदिर को लूटा और मंदिर को पूर्णतः नष्ट कर दिया। इस समय यहाँ का शासक भीम प्रथम था। महमूद का अंतिम अभियान 1027 में जाटों के विरुद्ध था। उसकी मृत्यु 1030 में हुई। महमूद के संरक्षण में अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी और फर्रुखी आदि विद्वान थे। अलबरूनी की रचना किताब उल हिंद तहकीक-ए-हिंद, यह अरबी भाषा में। अलबरूनी ने 2 संस्कृत पुस्तकों का अरबी में अनुवाद किया था, सांख्य यानी कपिल मुनि एवं महाभाष्य पतंजलि। शहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन महमूद गौरी वंश का उदय 12वीं शताब्दी के बीच हुआ। यह तुर्कों का सनसबनी वंश था जो पूर्वी ईरान से आकर के गोर प्रदेश में बस गया था। महमूद गौरी ने 12वीं शताब्दी में भारत पर आक्रमण किए और यहाँ पर अपने राज्य की स्थापना की। महमूद गौरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ। यह आक्रमण गोमल दर्रे से होकर के था। इसके बाद उसने कच्छ को भी जीत लिया। 1178 ईस्वी में गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, लेकिन मूलराज द्वितीय ने आबू पहाड़ के पास गौरी को हरा दिया। यह भारत में गौरी की पहली पराजय थी। 1179 ईस्वी में गौरी ने पेशावर को जीता और 1185 में सियालकोट को जीता और 1886 में उसने संपूर्ण पंजाब को जीत करके गजनी पर राजवंश समाप्त कर दिया। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में भटिंडा के निकट तराइन में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था। इसमें मोहम्मद गौरी विजय रहा और पृथ्वीराज तृतीय को कैद कर लिया गया और बाद में मृत्युदंड दे दिया गया। चंदावर का युद्ध, यह युद्ध 1194 में हुआ था, जिसमें गौरी ने कन्नौज के शासक जयचंद को पराजित कर उसे मार डाला। 1193 ईस्वी में गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने मेरठ और दिल्ली को जीता। 1193 ईस्वी में दिल्ली भारत में गौरी के राज्य की राजधानी बन गई। अब आगे है
ऐबक ने 1194 ईस्वी में अजमेर को जीता और वहां पर हिंदू एवं जैन मंदिरों को नष्ट करके वहां उनके अवशेषों से दिल्ली में कुबात उल इस्लाम मस्जिद बनवाई। बाद में 1196 में अजमेर में संस्कृत विश्वविद्यालय के स्थान पर 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनाया गया। ठीक। 1205 में गौरी का अंतिम मुकाबला खोखरों में हुआ। महमूद गौरी जब वापस गजनी जा रहा था तो दमयक नामक स्थान पर 15 मार्च 1206 ईस्वी को उसकी हत्या कर दी गई। 1206 ईस्वी में गौरी की मृत्यु के बाद ऐबक ने भारत में गुलाम वंश की नींव रखी। अब आगे है मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत, जैसे लेखक और पुस्तक। लेखक जैसे कि ताज उल मासिर के लेखक कौन थे? हसन निजामी। ताज उल मासिर हसन निजामी। तहकीक हिंद अलबरूनी तहकीक अलबरूनी। तबाकत ए नासरी तबाकत ए नासरी मिनहाज उस सिराज। नूह सिपेहर या किरान उस या सादिर। खजान उल फुतूह मिफ्ताह उल फुतूह या तुगलक नामा अमीर खुसरो। अब आगे है फुतूह उस सलातीन। ठीक। फुतूह ए फिरोज शाह तुगलक। कहता है कि फुतूह उस सलातीन इसामी। मलफूजात ए तिमूरी आत्मकथा अमीर तैमूरलन। तारीख ए मुबारक शाही याहीन बनी। तारीख ए मुबारक शाही याहीन बरीन अहमद। वाक़ियात ए मुस्ताकी शेख रिजकुल्ला और तारीख ए मुस्ताकी। अब आगे है फवाद उल फुआद अमीर हसन सिज्जी। विदेशी यात्रियों द्वारा विवरण। इबन बतूता 1333 में आया मोरक्को का निवासी था जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। इसकी रचना रहला है। अब्दुल रज्जाक ईरानी राजदूत था या देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। मार्को पोलो यह इटली का था, यह कुबले खां के दरबार में आया था 13वीं सदी में। निकोलो कांटी ये था इटली का पर्यटक था, इसने 1420 में दक्कन की यात्रा की थी। डोमिंगोज प्याज या पुर्तगाल का था या विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। बारबोसा ये भी पुर्तगाली था, विजयनगर के शासन पर व्यवस्था का विवरण दिया। नूनीज या पुर्तगाली घोड़ा का व्यापारी था जो विजयनगर दरबार में रहा। स्मारक ऐबक ए मकबरा लाहौर में। ऐबक ए मकबरा कहाँ? लाहौर में। ऐबक ए मकबरा लाहौर में। शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में। अब आगे है दिल्ली सल्तनत। मामलुक सुल्तान 1206 से 1290 ईस्वी। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सबसे पहले गुलाम वंश की स्थापना हुई। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन 1206 से 1210 ईस्वी। ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। ऐबक का राज्याभिषेक जून 1206 में हुआ था। उसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। 1208 में गौरी के भतीजे गयासुद्दीन महमूद ने ऐबक को दास मुक्त पत्र देकर उसे मुल्तान की उपाधि प्रदान की। ऐबक ने न तो अपने नाम का खुतबा आगे हम अगले दिन पढ़ेंगे।